द लेटेस्ट रिलीज्ड मूवी कॉल्ड महाराजा, जो कि नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 की ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। तो मैंने सोचा कि इस बेहतरीन मूवी को आप लोगों के सामने एक बेहतरीन वे में प्रेजेंट करना जरूरी भी है, क्योंकि भाई व्यूज की कमी आ चुकी है चैनल पर, तो आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। और वैसे भी आप लोग काफी टाइम से इस मूवी की डिमांड कर रहे थे और हमारा तो हमेशा से यही मोटो है, जैसी आपकी डिमांड वैसा मेरा काम। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें एक सलून दिखाया जाता है और वहीं हम इस कहानी के लीड एक्टर विजय सेतुपति यानी कि महाराजा को देख पाते हैं, जिनकी थोड़ी सी रोनी सूरत होती है। तो दुकान के मालिक उसे कहते हैं कि अगर इस तरीके से मुंह लटका कर काम करेगा तो एक कुत्ता तक दुकान में नहीं आएगा। कि तभी एक शख्स अपना कुत्ता लेकर वहां पहुंच जाता है और कहता है कि वैसे बाल कुत्ते के नहीं काटने, मेरे काटने, क्योंकि कुत्ते के बाल तो मैं पार्लर में कटवाता हूँ। इस कटिंग के कर लेने के बाद में महाराजा अपने मालिक से कहता है कि मुझे 2 दिनों की छुट्टी चाहिए, क्योंकि मुझे मेरी बीवी और बच्चे को मार्केट में घुमाने लेकर जाना है, घर की थोड़ी शॉपिंग भी करनी है। एंड देन हम एक मार्केट में एक टॉय शॉप का सीन देख पाते हैं, जहाँ महाराजा अपनी बच्ची के लिए खिलौना ले रहा होता है और 1-2 बार उनसे सजेस्ट करवाकर फाइनली ये खिलौना चूज कर लेने के बाद में जैसे ही वो अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लेकर दुकान से निकलने वाला होता है कि तभी एक ट्रक आकर उनके घर को कुचल देता है। मगर घर में पड़ा एक कचरे का डब्बा जो कि सीधा आकर बच्ची पर गिर जाता है, तो माँ की तो वहीं डेथ हो जाती है और बच्ची जान से बच जाती है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है 15 साल आगे और यहाँ पर हम उसकी बेटी ज्योति को देख पाते हैं, जो कि स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा होशियार थी मगर पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा डफर थी। हमेशा क्लास में हर सब्जेक्ट में फेल हो जाया करती थी, लेकिन स्पोर्ट्स में आगे रहने की वजह से एक टीचर, मतलब इनकी पीटी टीचर थी, उसका रुझान उस पर कुछ ज्यादा ही था। वहीं पर हम महाराजा को भी देख पाते हैं, जिनकी एक डॉक्टर के साथ में अच्छी बनती थी और उनकी दाढ़ी बनाने के लिए वो ठेठ उनके घर तक भी जाया करते थे। महीने भर काम करते मगर एक छुट्टी अपने परिवार यानी कि खुद की बेटी के लिए जरूर निकालते, जिसमें वो आराम से बीच वगैरह घूमने के लिए भी जाते। अब यहाँ पर हम ज्योति और महाराजा का एक बाप बेटी वाला प्यारा सा रिलेशनशिप देख पाते हैं कि वो अपने पिताजी को बात बात पर डांटती है कि पंखे का स्विच चालू ही छोड़ जाते हो, घर पे कभी कमरे की कुंडी बिना लगाए ही निकल जाते हो, चाबी भूल जाते हो, खाना ठीक से पकाया नहीं है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मगर एक बार स्कूल के अंदर ज्योति पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने स्कूल में एक अश्लील वीडियो वायरल कर दिया है। इस पर प्रिंसिपल, बाकी सारे टीचर, इनफैक्ट वहां का ट्रस्टी भी बैठकर उसे डांट रहा होता है। अब पहले तो उसके पिताजी यानी कि महाराजा कहते हैं कि मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती है, कि तभी मैडम हाफिजा एक लड़के को पकड़ कर लेकर आती है और बताती है कि इस कांड के पीछे इस लड़के का हाथ है। तो यहाँ पर उस लड़के को ट्रस्टी खींच के चांटा लगा देता है। अब महाराजा खड़े खड़े उसे ये कहता है कि गलती इसकी थी, सजा इसको मिलनी चाहिए थी, मगर तुमने मेरी बेटी को डांटा तो अभी के अभी मेरी बेटी से माफी मांगो। ट्रस्टी कहता है, मैं पागल हो गया क्या, चल निकल यहाँ से। अब वहां पर वो ढेर सारे गार्ड्स को भी बुला लेता है, मगर सेतुपति जी वहां से नहीं निकलते, एक डंडे को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे तब तक मेरी बेटी यहाँ से नहीं जाएगी। अब तो खुद ज्योति भी रोने लग जाती है और कहती है कि सर आप मुझसे माफी मांग लीजिए ना, मेरे पापा इसको नहीं छोड़ेंगे और यहाँ से जाएंगे भी नहीं जब तक आप मुझसे सॉरी नहीं मांग लेते। और अब कहीं वहां की दीवार ही ना टूट जाए, इसी वजह से ट्रस्टी साहब महाराजा जी से सॉरी मांग लेते हैं और ये मैटर यहीं पर क्लोज हो जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है 10 दिन आगे और यहाँ पर ज्योति बताती है कि मेरी स्पोर्ट्स की जो ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी, मेरे उसमें काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं और अब मुझे स्टेट के बाहर और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए कैंप में ले जाया जा रहा है। 10 दिनों का कैंप है, तो जब तक मैं नहीं आती मुझे टाइम पर वीडियो कॉल करते रहना और लक्ष्मी की खबर भी देते रहना। तो बेसिकली इनके घर में जो कचरे का डब्बा था उसका नाम होता है लक्ष्मी, जिसने बचपन में उसकी जान बचाई थी। मगर उसी रात को अपना काम खत्म करके 10 बजे जब महाराजा लौट रहा था तो घर में एक अनहोनी हो जाती है और वो काफ़ी मारपीट खाकर बेहोश पड़ा होता है। इसी वक्त यहाँ पर एक सांप भी आता है। अब हालांकि सांप का इस मूवी में कोई काम नहीं था, ये फालतू का एलिमेंट है। तो चलो कहानी की तरफ वापस से आते हैं। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर एक अमीर आदमी एक गैराज में अपनी फॉर्च्यूनर लाकर खड़ी कर देता है और मैनेजर को बुलाकर उसे बहुत मारता है। कहता है कि मैंने 1 दिन पहले गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए दी थी, गाड़ी 300 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली हुई है, ऊपर से मेरे सर का दिया हुआ चश्मा भी गायब है। जहाँ पर मैनेजर साहब धाना को बुलाकर कहते हैं कि तूने ही गाड़ी साफ करी थी, तू बता इनका चश्मा कहाँ पर है। तो अमीर आदमी पहले धाना को भी कूटता है, लेकिन धाना था कि टस से मस नहीं हो रहा था और बताता है कि तुझे तो मैं आज रात को देख लूंगा। अब इसी बीच व्यूअर्स को ये भी पता चलता है कि धाना सिर्फ 2 दिन पहले ही जेल से छूट कर आया है और एक कांड ऑलरेडी कर चुका है और दूसरा कांड करने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर रात में अमीर आदमी अपने दोस्तों के साथ
बैठकर दारू शारू पी रहा था कि तभी धाना वहां पर पहुंच जाता है और खींच के अमीर आदमी के 2 रैपटे बजाता है। इसी के साथ मार कुटाई करके वहां का बिल पे करके दारू की बोतल अपने साथ में ले जाता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और हम देख पाते हैं पुलिस स्टेशन में एक चोर की धनाधन पिटाई हो रही होती है कि तभी पुलिस स्टेशन में महाराजा पहुंच जाता है और वहां के इंस्पेक्टर को बताता है कि मैं पास ही में रहता हूं मणिकरण सोसाइटी में, मेरा नाम महाराजा है, मैं हर रोज 10 बजे अपनी दुकान बंद करके घर की ओर निकल जाता हूं। एक दिन मैं घर पर आया, मैंने देखा कि वहां पर 3 चोर थे, उन्होंने मुझे पकड़कर धोया, मेरी हालत बुरी कर दी और मेरा कचरे का डब्बा उठा करके ले गए, आप मेरी FIR दर्ज करो। पुलिस वाले कहते हैं कि तू पागल है क्या, कचरे के डब्बे की भी कोई कंप्लेंट लिखता है क्या, और वो उसे यहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं, मगर महाराजा अपनी बात पर अड़िग रहता है और वहाँ का एक लकड़ी का पट्टा पकड़ लेता है और कहता है कि जब तक आप मेरी कंप्लेंट लिखेंगे नहीं तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। अब खूब खींचातानी होती है, इस चक्कर में पुलिस स्टेशन की ऐसी की तैसी हो जाती है। अब यहाँ पर भी एक सांप आता है, अब सांप का एलिमेंट में डाल रखा है, पता नहीं क्यों डाल रखा है। अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है। हम देख पाते हैं एक धूर्त पुलिस वाले को, इंग्लिश में बोले तो करप्ट पुलिस। अब बेसिकली हुआ ये होता है कि इस घर में 85 तोला गोल्ड चोरी हो चुका होता है और इस पुलिस वाले ने उसे पकड़ भी लिया होता है। सोना मालिकों को सुपुर्द यानी कि उनको हैंडओवर कर दिया जाता है, लेकिन मालिक लोग बताते हैं कि सोना तो नकली है, असली वाला न जाने कहाँ है, आप इसे पूछ कर बताओ। जहाँ पर पुलिस वाला उन्हीं के ऊपर इल्जाम ठोक देता है कि आप तो RTO में काम करते हो, काट कुटा के सैलरी 60,000 मिलती होगी, करोड़ों का घर और ये लाखों का सोना आपके पास आया कहाँ से? एक तो चोरी करते हो, ऊपर से सीना चोरी करते हो, तुम्हारे को भी अंदर डाल दूंगा। अब इस चक्कर में जो अमीर दंपत्ति होता है वो कुछ नहीं बोलता है और पुलिस वाला असली सोने के साथ में इसका जो खुदी का चोर होता है उसके साथ बढ़िया ऐश करता है। उसके बाद में जब वो अपने पुलिस स्टेशन आता है तो देख पाता है कि थाने की हालत बुरी हो चुकी है, तो पूछता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, जहाँ पर सभी महाराजा की तरफ उंगली करते हैं। अब महाराजा सेम स्टोरी उस पुलिस वाले को भी सुनाता है। इन भाई साहब का नाम होता है नटराजन। अब नटराजन को भी यही कहानी सुनने को मिलती है कि पहले वो 10 बजे घर पर आया, 3 लोग ऑलरेडी मौजूद थे, मुंह पर मास्क था, महाराजा के घर में आते ही उन्होंने उसको मारा, घर में चोरी करने के बाद में कचरे का डब्बा उठा करके ले गए, मेरी FIR दर्ज करवा दो। तो वो भी सेम ही चीज बोलता है कि यहाँ से निकल जा वरना गोली मार दूंगा, मगर बंदूक का डर दिखा देने के बावजूद भी वो फिर से लौट आता है और बोलता है कि मैं मेरे कचरे के डब्बे को ढूंढने के आपको 5 लाख दूंगा। अब जैसे ये बात स्टेशन में फैल जाती है तो हर कोई हक्का बक्का रह जाता है कि एक फालतू के कचरे के डब्बे के कोई 5 लाख तक देने को क्यों तैयार है, कहीं उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं पड़ी थी, कोई सोने जेवरात हीरे गहने वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं था। इसलिए अब यहाँ पर पूछताछ होनी शुरू हो जाती है। अब ये तो थी बिल्कुल साइड स्टोरी। अब यहाँ से एक स्टोरी और स्टार्ट होती है जहाँ पर हम 2 चोरों को देख पाते हैं, एक सेल्वी और एक सैलम। ये दोनों एक घर के अंदर चोरी करने के साथ साथ घर में जो 2 लेडीज होती है उनमें से बेटी का एक जना रेप कर देता है और फिर ये लोग खाना खा पी के इन्हीं को ही जान से मार कर निकल जाते हैं। यहाँ से हम देख पाते हैं व्यूअर्स कि ये दोनों कितने कर्मकांडी है, चोरी भी करी, ऊपर से विक्टिम लोगों के साथ में सेक्स भी कर दिया। इसी के साथ साथ हम सैलम की वाइफ और उसकी छोटी बेटी को भी देख पाते हैं और वो ये कहता है कि वो अपनी बेटी से खूब ज्यादा प्यार करता है। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करना, पलंग के नीचे कचरे का डब्बा पड़ा था। अब मूवी इंटरेस्टिंग होगी एंड में जाकर के। खैर वापस स्टोरी लाइन की तरफ आते हैं। हम देख पाते हैं कि कंपटीशन में ज्योति अपना फुल ऑन दम लगा रही है, मगर अपने पापा को कॉल करके पूछती है कि लक्ष्मी कैसी है, जरा फोटो भेजो, तो पिताजी ध्यान नहीं देते हैं। इसी बीच पुलिस थाने वाले अलग अलग मार्केट में जा करके नया कचरे का डब्बा खरीदने की कोशिश करते हैं जो कि उन्हें मिल नहीं पाता। मीनवाइल अपना सैलम अलग अलग लोगों के घरों में जाकर चोरियां करके अपने जब घर में वापस आता है तो बीवी को बताता है कि आज दुकान पर कम सेल हुई वगैरह, छोटा आदमी हूँ, कम कमाता हूँ, मगर अपनी बेटी को लाखों करोड़ों की खुशियां जरूर दे डालूंगा। इसी बीच हम एक पुलिस वाले को फोन हेडक्वार्टर्स में जाकर एक नंबर को ट्रेस करवाते हुए देखते हैं। अब ये भी क्यों करवा रहे हैं वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा, क्योंकि ये मूवी एक तरीके से टाइम ट्रेवल मूवी, मजा आ जाएगा एंड में जब इसके सारे प्लॉट खोलेंगे। तो यहाँ कहानी में हम देख पाते हैं कि पुलिस स्टेशन में बैठे हुए ऑलरेडी महाराजा को 2 दिन हो चुके होते हैं कि तभी एक शख्स यहाँ पर आकर अपने दोस्त धाना की कंप्लेंट लिखवाने आया था कि एक मोटा आदमी आकर उसे मार कर गया था क्योंकि धाना ने उसका चश्मा चुरा लिया था। अब वो गायब है, मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया। अब यहाँ से हमें 2 दिन पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। तो बेसिकली हुआ ये था कि जब महाराजा को कूटा गया तो वहां पर उसे उन गुंडों की जेब में से एक होटल का बिल मिला था और जिस होटल में महाराजा पहुंचा तो उसी अमीर आदमी को देख पाता है
तो महाराजा को लगता है कि इससे पूछता हूँ कि क्या वो इन गुंडों को जानता है कि जिसने मेरे को आके पीटा, मेरा कचरे का डब्बा उठा करके ले गए, मगर वो अमीर आदमी मना कर देता है और यहाँ से उसे जाने के लिए कह देता है कि तभी यहाँ पर धाना पहुंचता है और वही सीन क्रिएट होता है जो कि थोड़ी देर पहले हुआ था। मतलब इन दोनों के बीच में खूब मार पिटाई होती है, वही सेम चीज रिपीट होती है। अब इस रात को महाराजा धाना का पीछा करता है, एट द एंड उसके अड्डे पर पहुंच जाता है। यहाँ पर धाना के लोग भी पहुंच जाते हैं, खूब सारी मार कुटाई होती है, मगर महाराजा कहता है कि मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, ये एक बंदा जो धाना है मुझे सिर्फ इसी बंदे से अपना बदला लेना है। तो सारे लोग आकर महाराजा को मारने वाले होते हैं, मगर तभी उसके हाथ में बड़ा वाला कोयता लग जाता है और वो इनका पोयता कर देता है। कुल मिलाकर के सारे लोग हट जाते हैं, धाना लग जाता है महाराजा के हाथ में और अब उसकी कुटाई शुरू। लेकिन यहाँ पर महाराजा का पूछना था कि उस दिन तुम 3 लोग थे, तू उनमें से एक था, बता बाकी के 2 कौन हैं? जहाँ पर वो बताता है कि ढूंढ सके तो ढूंढ ले, एक आदमी पुलिस स्टेशन में से कोई एक है, और इतने में ही वो मारा जाता है। अब जाहिर सी बात है, पुलिस स्टेशन का नाम उसने लिया था तो इसी वजह से अपना महाराजा पुलिस स्टेशन के चक्कर भी काट रहा था, पुलिस वालों की सारी बातें भी मान रहा था। अब इसी दिन यहाँ पर मोटा वाला अमीर आदमी भी कहता है कि मुझे जिसने मारा आप उसकी कंप्लेंट लिख लो। वहीं सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। हम देख पाते हैं कि पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिस वाले अपने एक मुखबिर जिसका नाम होता है नल्ला शिवा, उसके साथ मिलकर पुराने दिखने जैसे कचरे के डब्बे बनाने वाले के पास जाकर सेम ऑर्डर दे डालते हैं। तो वो बंदा कहता है ठीक है भाई साहब, 2 दिन में आपको बना करके दे दूंगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है डायरेक्टली सेलम पर, जो कि अपनी वाइफ को इस वक्त अपनी बेटी के साथ में एक ज्वेलरी की दुकान पर लेकर आया होता है और अपनी बेटी के लिए गोल्ड की चेन खरीदने वाला होता है। एक डिजाइन भी इनको पसंद आ जाती है, डिजाइन का भी एक बढ़िया किस्सा एंड में बताऊंगा। वाइफ कहती है कि इतना महंगा हार है, तुम्हारी इतनी इनकम नहीं है, क्या पैसे वैसे हैं भी इस चीज को खरीदने के? जहाँ सेलम कहता है कि मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ करूंगा। वहीं सीन शिफ्ट होता है पुलिस वालों पर, जिन्हें की धाना की बॉडी मिल जाती है और अब उनकी जो तहकीकात होती है डबल कर देते हैं। मीनवाइल हम अगले दिन देख पाते हैं कि सेलम पहुंच चुका होता है ज्वेलरी की दुकान पर अपनी बेटी के बर्थडे के लिए सोने की चेन को लेने के लिए। लेकिन तभी उसकी वाइफ फोन करती है कि घर आते वक्त थोड़ी दाढ़ी वाड़ी बनाकर आना, एकदम डाकू गुंडे लगते हो। तो वो पास ही के सलून में जाकर के दाढ़ी बनवाने लगता है और ये सलून होता है अपने महाराजा का। अब यहाँ पर बाल देखोगे आप काले हैं, तो इसका मतलब है 15 साल पहले की बात है। तो इस वक्त अखबार में एक न्यूज छपी थी कि कुछ डाकू गुंडे जो कि चोरी करने के साथ साथ शोषण भी करके निकल जाते हैं। तो इस बात की इन्फॉर्मेशन सेलम अपने दोस्त सेल्वी को दे रहा होता है कि तभी महाराजा पीछे खड़े होकर थोड़ी सी ये बातें सुन लेता है। तो घबरा कर सेलम अपने घर निकल जाता है, मगर घर आते वक्त उसे पता चलता है कि जो बेटी के लिए वो चेन लाया था वो तो उसे सलून में ही भुलाया है। तो वो सलून के लिए निकलता है कि तभी पुलिस वाले उसके घर पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि अखबार में तो न्यूज छप चुकी थी कि ये 2 डाकू गुंडे हैं, इनको पकड़ना जरूरी है। अब इस बीच यहाँ पर गलती से अपना महाराजा भी आया होता है इस बंदे को उसकी चेन लौटाने के लिए, लेकिन पुलिस वाले इन दोनों को धोते हैं, इनफैक्ट सेल्वी को भी गोली मार देते हैं। और अब तो बहुत तगड़ा कांड हो चुका होता है। सेलम की वाइफ को भी, जो उसे बहुत भला आदमी समझती थी, उसे मालूम चलता है कि तो चोर भी है और बलात्कारी भी है और गंदा आदमी कुल मिला करके। तो वो भी कह देती है पुलिस वालों को कि ले जाओ साले को, धो पीटो कुछ भी करो। और जाते जाते सेलम गुस्से की नजरों से महाराजा को देखता है और उसे लगता है कि महाराजा ने ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है मेरे बारे में ताकि आज मैं पकड़ा जाऊं। मगर सच्चाई क्या थी ये तो उसे भी नहीं पता था। वहीं सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में और यहाँ पर असली जैसा दिखने वाला नकली कचरे का डिब्बा तैयार हो जाता है, जिसे कि नल्ला शिवा एकदम पुराना टाइप सा बना करके रेडी कर देता है और कहता है कि इसको आप जाकर दे देना और 5 लाख ले लेना। अब जाहिर सी बात है, अगर पुलिस को कचरे का डब्बा मिला है, इसका मतलब इसको चुराने वाला चोर भी मिल गया होगा। तो अब चोर को तो सामने लाना पड़ेगा ना मालिक के कि भाई आखिर इसने कब चुराया, कैसे चुराया। तो नटराजन अपने बहुत सारे चोरों को फोन लगाकर कहता है कि तुम्हें कचरे के डब्बे के चुराए जाने वाले चोर की एक्टिंग करनी है उसके मालिक के सामने। मगर हर कोई सुनकर मना कर देता है। जहाँ पर पुलिस वाले आपस में बातचीत करने लगते हैं कि यार कौन ये एक्टिंग करेगा, जो भी एक्टिंग करेगा उसको तो मैं 50,000 रुपए दे दूंगा। अब ये बातें नल्ला शिवा सुन रहा होता है, तो वो कहता है कि ठीक है, अगर एक्टिंग ही करनी है तो एक्टिंग तो मैं भी कर सकता हूँ, मगर इसके लिए उसे पता भी तो होना चाहिए ना कि क्या चीज चुराई गई है। अब यहाँ पर अगेन पुलिस थाने में फोन लगाया जाता है। रात में भी अपना भाई साहब महाराजा जी वहीं पर ही बैठा होता है और पुलिस वाले पूछते हैं कि बता भाई तेरे साथ हुआ क्या। जहाँ पर अब होता है सबसे भयंकर कहानी का प्लॉट रिवील। जब रात के 10 बजे होते हैं तो महाराजा अपने घर पर आ रहा होता है, मगर ये वो 10वां दिन भी होता है जब उसकी बेटी घर में अपने कैंप के दिन को कंप्लीट करके आ चुकी होती है और उसके जूते फट गए थे, इसलिए उसने पापा को बोला था कि आते टाइम मेरे लिए लाल कलर के शूज लेते आना। अब वो घर में आती है, अपना बैग नीचे रखती है, नहा धोती है, कपड़े बदलती है। इस बीच यहाँ पर वही 3 गुंडे, यानी एक तो सेलम जो कि 15 साल पहले जेल में चला गया था,
और वहीं इसके दो दोस्त बने थे, एक तो धाना और एक नल्ला शिवा, जो कि घर पर बैठकर नाई यानी कि महाराजा का इंतजार कर रहे थे उसे जान से मारने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से सीलम की पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मगर उन्हें लगता है कि यहाँ तो वो आया नहीं, तो उसकी बेटी है, तो चलो बेटी के साथ ही कांड कर दिया जाए। तो नल्ला शिवा जाकर उसके साथ 2 बार सेक्स करता है, धाना भी 1 बार जाकर उसके साथ सेक्स करता है, और फिर से अगेन धाना जाने वाला होता है कि तभी सीलम कह देता है कि नहीं यार छोड़ो, चोरी वोरी नहीं करनी है, उसको कल देख लेंगे, अभी यहाँ से निकलते हैं। और उसके बाद में जब महाराजा अपने घर पर आता है तो बेटी की एकदम खराब हालत को देखता है और उसका दिमाग घूम जाता है। इस वजह से वो पूरे घर में तोड़ा फोड़ी मचा देता है। अब क्योंकि महाराजा को ये बात पता नहीं होती है कि 3 लोग कौन घर में आए और मेरी बेटी के साथ एक कांड किया, तो उसका पता लगाने के लिए उसने जेल में जाकर के ये नाटक रचा कि मेरा कचरे का डब्बा खो गया है, उसको ढूंढ करके जो लाएगा उसे 5 लाख इनाम में दूंगा, 5 तो क्या 7 लाख इनाम में दूंगा। अब ये स्टोरी जब नल्ला शिवा को पता चलती है कि यार हमने तो उसी घर में जाकर उसकी बेटी के साथ कांड कर दिया जिसके लिए कचरे का डब्बा बनवाया, तो मैं तो नहीं जाऊंगा। लेकिन नटराजन कहता है कि यार तूने तो हाँ बोल दिया, मालिक के सामने तो चोर को जाना पड़ेगा, तो तू एक काम कर यहीं रुक जा। अब नल्ला शिवा फोन लगाता है सीलम को और बताता है कि कांड होने वाला है, हमने जिसकी बेटी के साथ गलत काम किया था कल मुझे उसी के घर पर जाना पड़ रहा है। जहाँ पर सीलम कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तूने कांड किया तू जाने। और अब सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ हम देख पाते हैं उस बेचारी खराब हालत की बच्ची को, जिसे कि इन 2 लोगों ने बड़ी बेदर्दी से एक तो रेप किया, उसको मारा कूटा, हाथ पैर तोड़ दिए, और जिन डॉक्टर साहब के हर बार दाढ़ी बनाया करता था महाराजा, उसी ने ही बच्ची की हेल्प करी और ये पूरा प्लान वगैरह सेट किया। अब इस प्लान को सेट करने में 4 लोगों का हाथ था, एक तो टीचर हाफिजा, एक उसके दुकान का मालिक, एक डॉक्टर साहब खुद, और एक पिताजी अपना महाराजा, कि पुलिस स्टेशन में इनको क्या प्लान बनाना है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और पुलिस वाले लेकर पहुंच जाते हैं नल्ला शिवा को लेकर के महाराजा के घर पे। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज और बताता हूँ मैं, जब ज्योति के साथ में ये पूरा सेक्स स्कैंडल चल रहा होता है तो वो इस मोटे को धक्का भी देती है, तो मोटे के पीठ पे जो मस्सा होता है तो मालूम चल जाता है ज्योति को कि उसके पीठ पे कुछ तो मोटा मोटा था। और जब महाराजा उसके गले मिलकर उसको सिर्फ पीठ चेक करता है तो मालूम चल जाता है कि ये वही मोटे मस्से वाला आदमी है पुलिस स्टेशन से जिसने मेरी बेटी के साथ कांड किया होगा। तो वो तो भाई साहब चाकू लेके खोपड़ी खोल देता है उसकी, मगर मारने से पहले वो तीसरे आदमी का पता भी लगवा लेता है, जो कि होता है सेलम। अब महाराजा पहुंचता है सीधा सेलम को जान से मारने के लिए, हालांकि अभी भी पता नहीं है इसको कि सेलम है कौन। और जैसे ही वो सेलम की शक्ल देखता है तो एकदम हक्का बक्का रह जाता है। अब वो क्यों रह जाता है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर इनके बीच में खूब मार कुटाई होती है, बहुत धनाधन फाइट होती है। सेलम कहता है कि तूने आज से 15 साल पहले मेरी वाइफ और मेरी बेटी को मुझसे जुदा कर दिया, जब मैं घर पर आया मुझे कोई भी नहीं मिला, मेरी जिंदगी तबाह हो गई, तो तुझे तो मरना ही होगा। मगर तब महाराजा उसको सच्चाई बताता है कि जिस दिन मैं तुम्हारे घर पर आया था तो मैं पुलिस नहीं लेकर आया था, मैं तो तुम्हारे गोल्ड की चेन तुमको लौटाने के लिए आया था, मगर पुलिस तुम्हें उठा करके ले गई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद में मैं तुम्हारी बीवी के पास में उसी चेन को देने के लिए आया, लेकिन तब तक वो घर चेंज करके जा चुकी थी। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत दिन तक तुम्हारी बीवी को खोजा और एक दिन वो मुझे मिल गई। तो उस दिन मैंने तुम्हारी चेन लौटाने की कोशिश करी, लेकिन तुम्हारी वाइफ ने ये कहकर मना कर दिया कि चोर की चेन है, मैं अपनी बेटी को चोरी का माल नहीं पहनाना चाहती हूँ। अब बेटी उसकी बहुत रो रही थी, तो बेसिकली ये इसी मतलब सेलम की बेटी के लिए लेने के लिए गया था खिलौना, और जो ट्रक आकर के घुसा ना, उस दिन टोटल 3 लाशें मिली, एक तो महाराजा की वाइफ, एक सेलम की वाइफ और एक महाराजा की खुद की छोटी बेटी। और जो उस दिन छोटी बेटी बची होती है ना, वो इसी की बेटी थी, यानी कि सेलम की। और सेलम ने तो भाई कांड करवा दिया था। अब जब ये बात सेलम को पता लगती है कि यार ये उसने क्या कर दिया, तो वो दर्द के मारे खुद ही बिल्डिंग से गिरकर मारा जाता है। और एंड में हम उसी लोगों को देख पाते हैं जैसा लोगो उसने अपनी बेटी की चेन के लिए चुना था। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म होती है। मूवी के थोड़े से रिव्यू की अगर बात करी जाए तो शुरुआत का 1 घंटा बहुत ज़्यादा स्लो बर्निंग है, टाइम टेकन है। आपको लगेगा कि यार ये कॉमेडी मूवी है, मज़ा नहीं आ रहा, चलो इसको छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद का जो 1 घंटा है, आपके पिछवाड़े से आपकी सीट नहीं छूटेगी, क्योंकि बार बार 15 साल आगे 15 साल पीछे की टाइमलाइन दिखाई जाएगी और देखने में मज़ा आएगा। और सबसे बढ़िया बात क्या है, जब आप इस मूवी को सेकेंड टाइम देखोगे ना, और ज़्यादा डबल एंजॉय करोगे इस मूवी को। तो मेरी तरफ से मूवी अच्छी है, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, टॉप 10 की ट्रेंडिंग में भी चल रही है।
इनफैक्ट नंबर 1 पर ही है। तो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज मैं किस काम आया, आपके मूवी दिखाने का काम आया। तो ठीक है, थैंक यू बोलते जाना कमेंट सेक्शन में। और इसी तरीके की बेहतरीन मूवीज देखना चाहते हैं देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं भाई एक वीडियो प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर मेहनत अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, तो जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट और इसी के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और भी बेहतरीन मूवीज आप लोगों के लिए लेकर आए। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।